નમસ્કાર મિત્રો, આજે સીધું ને સટમાં આપણી સાથે એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિ છે. આપણા દેશના ગૌરવવંતા વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકારમાં જે નાણામંત્રી રહ્યા, જે વિદેશ મંત્રી રહ્યા અને જેમની પ્રતિષ્ઠા કાયમ જળવાઈ રહી એવા યશવંત સિન્હાજી આપણી સાથે જોડાયા છે. અને આપ જાણો છો કે યશવંત સિન્હાજી આમ તો 87 વર્ષના છે, પણ કડે ધડે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ નેતા રહ્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટીથી અલગ પણ થઈ ગયા, પરંતુ એમનો શબ્દ એ મને લાગે છે કે જ્યારે જ્યારે એ બોલે છે ત્યારે એ સત્ય બોલે છે અને તથ્ય બોલે છે. એ છે ને કોઈ જુઠ્ઠાણાઓને સહન નથી કરી શકતા. એટલા માટે આપણે એમને સાચી વાત, ટકોરાબંધ વાત કરે એને માટે વિનંતી કરી હતી. યશવંત સિન્હાજી આઈએએસ તરીકે બહુ લાંબી કરિયર એમની રહી અને પછી રાજકારણમાં આવ્યા. આમ તો ઝારખંડ એમનો વિસ્તાર અને આમ તો દેશ આખો કહી શકાય એમનો વિસ્તાર, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી આપણા જે અત્યારે વડાપ્રધાન છે એમના કરતા ખૂબ વરિષ્ઠ એવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ નેતા રહ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદીની માનસિકતાને પણ એ બરાબર જાણે છે અને આજે જે વાત કરવી છે એ હજુ હમણાં જ દેશના નવા ન્યાયાધીશ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ BR ગવાઈ એમના શપથ થયા અને એની સાથે જ ધ પ્રેસિડેન્શિયલ રેફરન્સ એ જે 14 પ્રશ્નો માનનીય રાષ્ટ્રપતિ મહોદયા તરફથી એમના તરફ મોકલવામાં આવ્યા છે. એટલે કે પ્રેસિડેન્શિયલ રેફરન્સ કઈ પહેલી વાર તો થયો નથી, અગાઉ પણ અનેક વાર થયા છે, પણ આ વખતનો પ્રેસિડેન્શિયલ રેફરન્સ એ સુપ્રીમ કોર્ટને જે સવાલો મોકલવામાં આવ્યા છે એની પાછળ ચોક્કસ ઈરાદાઓ કેન્દ્ર સરકારના છે, નરેન્દ્ર મોદીની સરકારના છે. અને એને માટે હું યશવંત સિન્હાજીને વિનંતી કરીશ કે આપણા દર્શકોને એ આ પ્રેસિડેન્શિયલ રેફરન્સના સંદર્ભમાં બહુ સ્પષ્ટપણે સરળ ભાષામાં એ સમજાવે. यशवंत सिन्हा जी, आपનું स्वागत है અને आप अभी बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में आपका अपना जो अभिप्राय है वो प्रस्तुत कर सकते हैं. हमारे दर्शक जो गुजराती है दुनिया भर में फैले हुए, वो हिंदी बराबर समझते हैं और हिंदी हमारी भाषा है ऐसा हम समझते हैं. तो आप हिंदी में बोल सकते हैं. आप गुजराती भी भली भांति जानते हैं, मगर हिंदी में बोले ऐसा मेरा अनुरोध है. हरि भाई, आपने जो अभी परिचय में जो कुछ कहा वो मैं बिल्कुल समझ गया, क्योंकि जैसा आपने कहा मैं गुजराती समझ सकता हूँ. दुर्भाग्य ये है कि अभी तक बोलना नहीं सीखा है. लेकिन आज आपने मुझे आमंत्रित किया है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए. और मैं मानता हूँ कि हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में संविधान को लेकर इतना गंभीर प्रश्न और इतनी गंभीर स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी, शायद अगर इमरजेंसी को छोड़ दे तो. क्योंकि, और मैं ये भी कह दूं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने के लिए इस प्रकार का कोई संदेश भेजा जाए. आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें एक ये भी है कि वो सरकार के, राष्ट्रपति के कहने पर अपना एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी सलाह क्या है उनकी राय दे सकते हैं जी. ये राय मान्य नहीं होती है, ये बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का होता है तो इसका बहुत महत्व है. हम 75 वर्षों से इस संविधान का पालन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि अब तक केवल 14 बार ही राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन को मांगा है जी. अब इस बार क्या हो गया, और वो भी एडवाइजरी ओपिनियन उस प्रश्न पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भारत का संविधान है
संविधान हम सबके लिए सर्वोपरि है। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप और हम कपड़े पहनेंगे, सही लेकिन बात। हम कपड़े पहनकर बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की एक मर्यादा होती है, संविधान की एक आत्मा होती है, और लिखा हुआ नहीं होने के बावजूद हम सब उसका पालन करते हैं। आप जी। जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान तो लिखा हुआ भी नहीं है, नहीं है, यस, फिर प्रेसिडेंट भी से उसका चलता पालन लोग करते हैं। हमारा संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं जरूरत पड़ने पर, और बहुत सारे कोर्ट्स के फैसले हैं जो संविधान को परिभाषित करते हैं। तो इसलिए संविधान की व्याख्या क्या है, इसको लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, भारत के संविधान को अगर मैंने समझा है तो कभी कभी बात आती है कि भाई संसद सुप्रीम है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कहा कि संसद सुप्रीम है। मैंने उसी समय ट्वीट करके उनको याद दिलाया कि संविधान में एक संतुलन है, और वो संतुलन सुप्रीम है। न संसद सुप्रीम है, ना लोग एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है। वो संतुलन संविधान का जो है वही सुप्रीम है, और वो संविधान उस संतुलन के आधार पर अभी तक हम चलते रहे हैं। तो सबसे आश्चर्य की बात है कि संविधान के स्पिरिट की अवहेलना करते हुए मोदी जी की सरकार ने ऐसे ऐसे नमूनों को भेजा है राज्यपाल बनाकर, जो शायद राजभवन के चपरासी होने के भी काबिल नहीं है। जी। और ये सब का उदाहरण है हमारे पास। वो जाते हैं और खास करके नॉन भाजपा रूल्ड स्टेट्स में, तो उनका एक ही कर्तव्य होता है कि सरकार को रोको किसी तरह भी। अब इस संविधान की भावना है क्या कि राज्यपाल के पास कोई अगर बिल जाएगा जो असेंबली से पास किया हुआ है तो उस पर बैठ जाएंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं करेंगे? तो ये तो संविधान की जो आत्मा है उसकी अवहेलना है। जी। तो यही हमने देखा कि तमिलनाडु के जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं वो बारंबार यही कर रहे थे। फिर आप जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर असेंबली दोबारा पास करके उसी बिल को भेज देती है तो राज्यपाल के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसको उनको मुहर लगानी ही पड़ेगी। उसकी भी अवहेलना हो रही है। तो इस प्रकार खुलेआम संविधान की अवहेलना हो रही थी, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा फैसला सुनाया जी। कि राज्यपाल इतने समय में और राष्ट्रपति इतने समय में अपना मत दे देंगे बिल के बारे में, और अगर दोबारा संसद से या असेंबली से पास होकर जाता है तो उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा। अब इसमें कौन सी ऐसी ऐतराज की बात हो गई, ऑब्जेक्शन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट को जिसने ये फैसला दिया है उसके पास हमने भेज दिया कि आप एडवाइजरी ओपिनियन दो, इसके बारे में सलाह दो। ये सरासर गलत है, और मैं मानता हूं कि ये एक संवैधानिक संकट जानबूझ के कार्यपालिका के द्वारा हमारे देश में पैदा किया गया है ताकि लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो। हम जानते हैं कि सरकार के लोग और सरकारी पार्टी के लोग अपना अपना बयान लेकर जाएंगे लोगों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट को ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जनता के बीच में नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही खतरनाक ये हमारे देश में ये डेवलपमेंट हुआ है, और मैं आशा करता हूं
कि लोग परहेज करेंगे, खास करके कार्यपालिका, खास करके प्रधानमंत्री जी, और इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सर 14 सवाल उन्होंने दागे हैं और उन 14 सवालों में उन्होंने ये, जैसे कि ये जजमेंट जो था रवि के बारे में, गवर्नर रवि के बारे में, वो 2 जजेस ने वो जजमेंट दिया था, एक गुजरात हाई कोर्ट से गए हुए, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए पारडीवाला जी, और एक दूसरे जज ने। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं कि भाई उसमें 5 जजेस का ये होना चाहिए, बेंच ऑफ मिनिमम 5 जजेस। तो यानी अब क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसका उत्तर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट नकार भी सकता है, मगर नकारेंगे तो इनका हेतु जो है, यानी आपने ठीक ही कहा, इनका जो इरादा है, हम गुजराती में उसको कारसा कहते हैं, उनका षड्यंत्र जो है वो फलीभूत होगा। प्रजा के सामने तो वो लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट से हम क्या अपेक्षा करें? देखिए, एक जो 14 बार रेफरेंस हुआ है उसमें इस तरह का भी उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जी कि हम इसमें एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देंगे। जैसे राम जन्मभूमि वाले मामले में जी सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन एडवाइजरी ओपिनियन मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये दूसरी बात है कि बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जरूर ये अधिकार है कि वो मना कर दें कि हम इसमें कोई अपना मत नहीं देना चाहते हैं, और जो मत था वो हमने दे दिया है इस जजमेंट में। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार चाहती है या तमिलनाडु की सरकार चाहती है तो वो तो अपील में जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। बहुत तरह के प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, रिव्यू मांगा जा सकता है। तो वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक संवैधानिक प्रश्न है और आप इसमें एक संवैधानिक पीठ 5 जजों का बहाल कीजिए और वो बेंच जो है वो इस पर विचार करे और इस पर अंतिम फैसला सुनाए। फिर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या ऑर्डर पास करता है। लेकिन ये एक रास्ता खुला हुआ था उनके लिए, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाके वो राष्ट्रपति के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट गए। सर, जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं और वो संसद को सुप्रीम कहते रहे हैं और उकसाते हैं लोगों को, यानी वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। वो जब गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, वहां ममता बनर्जी जो कि चुनी हुई मुख्यमंत्री थी, उनको उन्होंने काम करने नहीं दिया और पॉलिटिकल मेडलिंग वो कर रहे थे। तो ये ही खेल यहां पर कर रहे हैं। मगर यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, ये बात जस्टिस गवई ने स्वेरिंग इन के पहले भी कही है। तो मेरे ख्याल से अब तो एक सरकार और जुडिशरी के बीच में टकराव की स्थिति निर्माण करने की इनकी वह इच्छा लगती है। यही मंशा है इनकी मंशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट या तो इसको लौटा दे या सुप्रीम कोर्ट इस पर ओपिनियन दे। जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा उसको मुद्दा बनाएंगे ये लोग, और मुद्दा बनाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़े हो जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात को कहते हुए कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, उन्होंने ऐसा किया। ऐसा उनको कतई करना नहीं चाहिए था। आप जानते हैं कि मैंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था जी और उस समय मैंने एक बात कही थी कि अगर हम राष्ट्रपति इनको चुनते हैं तो ये रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनेंगी। और आज मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि मैं सही साबित हो रहा हूं। जी राष्ट्रपति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था और सरकार को बुला के समझा देना चाहिए था कि भाई ऐसी बात मत करो। लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि 14 पॉइंट का एक भेज दो पत्र सुप्रीम कोर्ट को
और उनसे उनका एडवाइजरी ओपिनियन मांगो। सर, ये तो मणिपुर के मसले में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए जब प्रधानमंत्री गए तो राष्ट्रपति महोदया खड़ी है और प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनकी कोई इज्जत भी नहीं करते हैं। यानी ये तो नरेंद्र मोदी की मानसिकता आपसे बेहतर कौन जानता होगा। नहीं जानते तो आप भी है हरी भाई। लेकिन लेकिन मैं आपसे आज के दिन कहना चाहूंगा, उनके 11 साल हो गए शासन में, जी कि वो यहां तक पहुंचेंगे शासन के मामले में, ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसा कई लोग आज के दिन कह रहे हैं कि जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि हम सब चुनाव जीतें, पंचायत से पार्लियामेंट का सब चुनाव हम जीतें। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि विपक्ष को ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई मोदी जी जब तक हैं तो हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर और ईवीएम्स को लेकर। और मोदी जी सब चुनाव जीतते जाएं, अब फिर देखा जाए कि जब इनको पूरी छूट मिल गई तब इन्होंने देश का कितना भला किया या नहीं किया। मोदी जी का एक ही लक्ष्य है जीवन में, और वो ये है कि हम बहुत ऊंचे पद पर बैठे रहें और सब चुनाव जीतते रहें। इसलिए इन लोगों ने इतना उत्सव मनाया जब अभी पंचायत चुनाव जीत गए असम में। देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, जी देश युद्ध में फंसा हुआ था और इनको पड़ी थी पंचायत चुनाव असम की। तो आप सोचिए क्या मानसिकता है। सर, एक 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 यानी वैसे एजम्पशन वाली बात करता हूं। मान लीजिए कि अटल जी आज के दिन होते तो अटल जी क्या करते। राजधर्म राजधर्म तो नरेंद्र मोदी ने कभी माना ही नहीं। नहीं माना ना, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो ये अटल जी ने समझाने की कोशिश की कि भाई राजधर्म का पालन करो। और अटल जी के ऐसे कई भाषण हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए शासक को। जी जी उनका ये भी भाषण है कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस यस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, पार्लियामेंट को उन्होंने कहा है। तो कहाँ अटल सर। जी कहाँ मोदी। हाँ, क्षमा करें, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि जी, अटल जी से तो उनकी तुलना हम कर ही नहीं सकते है ना। कर ही नहीं सकते। जनाब कह रहे थे कि माय डियर फ्रेंड, अब माय डियर फ्रेंड के ये तो आश्रित हो गए हो ऐसा लग रहा है। ऐसा क्या है जादू कि ट्रम्प भाई ने उन पर वो फैला दिया है। देखिए, ट्रम्प और मोदी के जो रिश्ते हैं वो आज कितने खटास उसमें आ गई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जी और कहीं किसी को शक था तो अभी जो ट्रम्प ने कहा उसकी बात एप्पल ने माना या ना माना वो दूसरी बात है, लेकिन अपनी तरफ से उसने कहा टिम कुक को कि भाई हिंदुस्तान में मत बनाओ एप्पल फोन्स, अमेरिका में आके बनाओ। ये कहा ना उसने। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ट्रम्प भारत और मोदी के खिलाफ दुश्मनी से भरा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब ट्रम्प के राष्ट्रपति बने 30 दिन भी नहीं हुए थे, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, अब मोदी जी भागे भागे गए वॉशिंगटन। और ये गए वॉशिंगटन तो ट्रम्प ने इनकी मुंह पर इनकी बेइज्जती की, अनाप शनाप बोला ब्रिक्स के बारे में, अनाप शनाप बोला भारत के टैरिफ के बारे में, अनाप शनाप बोला और कई चीजों के बारे में। मोदी जी खामोश रहे ना। तो मैंने कई लोगों को ये कहा है, आज आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं जी कि ट्रम्प मोदी जी का एक दुखता रग पकड़े हुए हैं। अब वो क्या है, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई अडानी का मामला फंसा है वहां पर, तो इसलिए
वो अपने मित्र को बचाना चाहते हैं, इसलिए ट्रंप के सामने झुकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अडानी ही पूरा कारण नहीं है, अडानी के अलावा भी कोई कारण है। और आप बड़े जाने माने पत्रकार हैं हरि भाई जी, मैं आपसे कहूंगा कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका इतिहास उठा के देखिए, उसी में राज छुपा है। ट्रम्प जो है वो जानता है कि हम जिस दिन वो राज खोल देंगे उस दिन मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और मोदी जी भी इस बात को जानते हैं कि ट्रम्प जानता है। सर, देश का प्रधानमंत्री यदि इस प्रकार से ब्लैकमेल होता है तो हमारे सार्वभौमत्व का होगा क्या? नहीं, कहा, देखिए हमारी सॉवरेनिटी का क्या हुआ, जबकि हमारे और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया। इसकी घोषणा अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प करते हैं। उन्होंने किया, आपको हमको सबको तो उस दिन पता चला ट्रम्प के ट्वीट से कि समझौता हो गया। सीज फायर हमने किया, आज हम क्लेम करें हमने किया, तो हमने किया तो किन शर्तों पर किया? देश की जनता को जानने का हक है ना कि हमने सीज फायर कर लिया पाकिस्तान के साथ 4 दिन के भीतर भीतर, तो किन शर्तों पर हुआ? वो शर्त क्या है बताइए आप? क्या हमने पुलवामा पहलगाम का बदला ले लिया? क्या उनके शहीदों की आत्मा को शांति मिल गई? क्या तय करके हम गए थे पाकिस्तान के साथ युद्ध करने? कहां तक वो युद्ध पहुंचा था? देश की जनता को ये सब जानने का हक है, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है। मोदी जी का एक ही भरोसा है हरि भाई, सबसे बड़ी ताकत जो है मोदी जी की वो है गोदी मीडिया। वो है गोदी मीडिया। हाँ। गोदी मीडिया उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जो भी असत्य बोलूंगा गोदी मीडिया उसको सत्य कह के प्रचारित करेगी और लोगों को वही परोसा जाएगा जो असत्य है, लेकिन ये कह के कि ये सत्य है। और इतने वर्षों से हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया उनकी बड़ी ताकत रही है जी। गोदी मीडिया ने देश की जनता के सामने जो सत्य परोसना चाहिए था वो परोसने से रोका। बहुत कम चैनल हैं आपके जैसे जी जो हिम्मत करके और सत्य की बात करते हैं जी। तो ये एक बड़ी दुर्दशा हो गई है देश की मोदी जी के काल में, और इससे जब तक मुक्ति हम लोगों को नहीं मिलेगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, और भारत का लोकतंत्र मैं मानता हूं कि बराबर खतरे में रहेगा, क्योंकि हम चाहें ना चाहें ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट माने जाते हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, तो चौथा हम सब जानते हैं कि वो मीडिया है। अब वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, पार्लियामेंट वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, एग्जीक्यूटिव कॉम्प्रोमाइज्ड है ही है, और जुडिशरी को भी कॉम्प्रोमाइज कर गया, तो भारत का लोकतंत्र समाप्त, फिर कुछ बचा ही नहीं। जी, इट वुड बी अ सैड डे सर। आज हाँ, आज आप हमारे लिए समय निकाल पाए, हमारे दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर भविष्य में भी आपको अनुरोध करेंगे कि आप कोई ऐसे मसले पर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अरे भाई बहुत धन्यवाद आपका, और आप जब याद करेंगे मैं पेश हो जाऊंगा। जी धन्यवाद। મિત્રો, આજે આપણી સાથે યશવંત સિન્હાજીએ મન મોકળાશથી વાત કરી છે અને લોકશાહીની એને કઈ રીતે જતન કરી શકાય, બંધારણનું કઈ રીતે જતન કરી શકાય અને લક્ષ્મણ રેખા કઈ રીતે જાળવી શકાય એની વાત કરી. એમણે નરેન્દ્ર મોદીની માનસિકતા વિશે પણ બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, જે આપણે નરેન્દ્ર મોદીને જાણીએ છીએ, ગુજરાતીઓ જાણે છે, પણ ઘણી વખતે ગુજરાતીઓ ભણેલા હોય છે પણ એ લોકો પણ અંધભક્તિમાં રમમાણ હોય છે. મુશ્કેલી એ છે, ગોદી મીડિયાનો પ્રભાવ જે છે, યશવંતજીએ કહ્યું કે એ પણ ખૂબ છે. આજે આટલી વાત, ફરી મળીશું નવા એપિસોડમાં નવા વિષય સાથે. આ એપિસોડ આપને જો ગમ્યો હોય તો સૌથી વધુ શેર કરશો, લાઈક કરશો, કમેન્ટ કરશો
અને દેશભરમાં અને દુનિયાભરમાં જે ગુજરાતીઓ વસે છે એમને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ડોક્ટર હરિદેસાઈ સત્યમેવમ તથ્યમ એ સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે જરૂર જણાવશો. નમસ્કાર.